देखो आज हम लोग बॉन्ड एनर्जी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड एनर्जी एंड एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, नाउ द एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मान लो कि रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है और आपको बॉन्ड एनर्जी दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रह गया आपका बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पर क्या है, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वन मोल of H2O H2 to N unsaturated compound। ठीक है, टू ए अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे मान लो डबल बॉन्ड है तो हम लोग H2 ऐड करेंगे। बस याद रखोगे एडिशन ऑफ वन मोल ऑफ H2। ठीक है, बस ध्यान में आपको क्या रखना है, यहाँ पर H2 कितना होना चाहिए, वन मोल। ठीक है, तो यहाँ पर H2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका CH3 सॉरी H H। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन is an एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा होता है आपका, एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। और एक्जियोथर्मिक क्या होता है आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्जियोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि डबल बॉन्ड से किसमें कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ ऐड होता है तो टोटल मिला क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल और एक देता हूं मैं, प्लस H2 इट गिव। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहाँ एक मोल H2 ऐड करके इसको गैप कर रहा है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बट दिस इज नथिंग बट हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन, सब सारे रिएक्शन जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसी में कैटेगराइज करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ डायल्यूशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे करके। So this is heat of reaction, but also this is equal to the heat of hydrogenation. Hydrogenation. और चीज इसमें नोट करके, stability of alkene inversely to heat of hydrogenation। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी होगा हो गया और इन्वर्सली टू हाइड्रोजनेशन।
मतलब जितना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा उसका स्टेबिलिटी का उतना कम होगा, मतलब उसका टेंडेंसी होगा फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, जिसका स्टेबिलिटी कम होगा वो क्या होगा, तुरंत कन्वर्ट होगा अल्किन से अल्केन में, तो उसका हाइड्रोजनेशन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है डबल बॉन्ड वाले करेक्टर में, तो उसका टेंडेंसी होगा उसी में रहने का, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या होता है, इन्वर्सली होता है। इससे क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आते हैं नेक्स्ट में, हीट ऑफ एटमाइजेशन। सब डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाटा के हिसाब से आपको दिया रहेगा। हीट ऑफ एटमाइजेशन when 1 mole of any substance is converted into gaseous atoms, ठीक है, enthalpy change during the process called heat of atomization, ठीक है, it is always पॉजिटिव, मतलब क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, जैसे मान लो H2 गैस है 2H, ठीक है, हो गया आपका हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर इसको गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हीट ऑफ सब्लिमेशन। enthalpy change in conversion of 1 mole of solid to 1 mole of gaseous phase directly without undergoing into liquid phase called enthalpy of sublimation। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको मालूम है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी क्या आपका पॉजिटिव होता है ड्यू टू एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल, सी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, सी गैसेस में। ठीक है, तो डेल एच जो रिएक्शन हो गया यहाँ पर, दैट इक्वल टू नथिंग बट डेल एच
सब्लिमेशन, ठीक है, कार्बन सॉलिड इक्वल टू डेल एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैस माइनस डेल एच फॉर्मेशन ऑफ सी एस। तो दैट इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। और हम लोग को मालूम है इसका कितना लेते हैं, हम लोग 0 लेते हैं। तो यहाँ पर डेल एच सब्लिमेशन इक्वल टू डेल एच फॉर्मेशन ऑफ सी गैस, ठीक है। और हमें मालूम है सी गैस क्या एटोमाइजेशन है, तो यहाँ पर डेल एच नॉट सब्लिमेशन सी एस नथिंग बट डेल एच नॉट एटोमाइजेशन ऑफ सी गैस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेजोनेंस एनर्जी। द एनर्जी difference between resonance hybrid and most stable canonical structure called resonance structure. It is also exothermic reaction, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बेंजीन का हम लोग बनाते हैं, ठीक है। This is the hybrid structure and most stable canonical, मान लो ये दोनों तो सेम है। This is the canonical structure. The energy difference between resonance hybrid and most stable canonical structure is called, तो resonance energy कितना हो जाएगा, E of hybrid minus E of most stable canonical structure। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब देखो नेगेटिव क्यों होता है, ई क्या, इसका एवरेज एनर्जी होता है, ठीक है। मान लो इसका 10 है, इसका 20 है, तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 15, तो इसका 15 है और मोस्ट स्टेबल किसका ये है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ रेजोनेंस एनर्जी इज अ एक्सोथर्मिक। हाँ पूछो। हाँ तो ही तो, इसलिए तो सेम लिया हूँ मैं। इसका लो दोनों सेम है, ठीक है, बट इसका जो बॉन्ड ये रहेगा दूसरा रहेगा हाइब्रिड का। ऐसा एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। एनर्जी कितना है, वैल्यू नहीं मालूम मुझे। पूछो।
हम्म। हाँ। नहीं नहीं, आपका रीजनेस, नहीं नहीं, एनर्जी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ डिफरेंस बिटवीन रीजनेस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल मतलब जिसका रीजनेस एनर्जी ज्यादा होगा, सॉरी जिसका एनर्जी यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर हाइब्रिड का, यहाँ बोला इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी हमेशा जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो इसका 10 है, उसका 20 है, ठीक है। इसका एनर्जी 10 है, इसका 20 है, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 15। तो 15 और यहाँ पर कितना हो गया, 20, ठीक है। एंड 10 लोग इज मोस्ट स्टेबल कॉनिकल स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जैसे मान लो इसका मैं 10 ले लिया हूँ, ठीक है। इसका ले लिया हूँ मैं कितना, 20। तो इन दोनों का एवरेज कितना हो गया यहाँ पर, मान लो 15, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, इन दोनों का एवरेज लेते हैं, ठीक है। अब इसका 15 हो गया, तो रीजनल एनर्जी क्या होगा, 15 माइनस 10, कितना हो गया, +5। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो जिसका एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का एवरेज ही होगा, लगभग लोगे, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ से फिर। तो हो सकता है डाटा हम लोग ये ले रहे हो, गलत ले रहे हो। ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, इसका हम लोग एवरेज एनर्जी ले लेते हैं, एवरेज इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब मोस्ट स्टेबल, सबसे लोएस्ट एनर्जी। तो इसका जो एनर्जी होगा इन दोनों से कम आएगा, वो डाटा हम लोग गलत ले रहे थे। तो इसका मान लो कितना आ गया, मतलब 8, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इन दोनों में से इसका एनर्जी कम होगा, मान लो 10। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका CO2 का एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, CO2। तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करोगे रेजोनेंस, एक हो सकता है ऐसे ले लो, O प्लस, और दूसरा स्ट्रक्चर भी सेम आएगा। यानी कि दोनों स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, यानी कि दोनों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। अब बोलोगे माइनस में एक जगह है, दूसरे में भी माइनस में है, एक में प्लस में, इसमें भी प्लस है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सब कुछ सेम है, तो दोनों का एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर सेम है। और दोनों का जो हाइब्रिड होगा, वो हाइब्रिड क्या, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यानी कि इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग ऐसा, ये। तो ये हो गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, उसका एनर्जी सबसे कम होता है। तो वो एनर्जी उसी को हम लोग ज्यादा करके स्ट्रक्चर उसलिए हम लोग लेते हैं। जैसे बेंजीन का ये सबसे हाइब्रिड है, तो बेंजीन को हम लोग जनरली ड्रॉ करते हैं ऐसा करके। तो ये हो गया। अब देखो इसका जो एनर्जी होगा, इसका एनर्जी दोनों से एनर्जी कम है, तो मान लो इसका एनर्जी कितना है आपका, 10 है, और इसका एनर्जी कितना, 20 है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो दोनों में से किसी एक लो, दोनों सेम है, तो दोनों में से एक लेना है। तो अपने पास जो गैप आ गया ला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजनल एनर्जी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 - 20। अब इसमें देखो, इसमें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। इसमें क्या है, दोनों सेम हो जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है RnCO, ठीक है, RnCO है। तो यहाँ पर ये इसका सबसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, सबसे लो एनर्जी। तो मान लो 10 जूल है। इसके बाद इन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिजोनेंस एनर्जी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इसका एनर्जी सबसे कम होगा, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें माइनस क्या जाना था, और इसमें क्या हो गया, प्लस चार्ज। तो सबसे लो एनर्जी किसका है, इसका, इन दोनों स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, घड़ी घड़ी हैबिट बोल दे रहा हूँ। तो ये कितना है, मान लो 20, ऊपर वाले कितना हो गया, 30। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, रिजोनेंस एनर्जी। तो कितने में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग उसको एवरेज ले लेते हैं करके, एवरेज क्या होता है, दोनों का मीट कराएगा, फिर तो नेगेटिव नहीं आएगा।
हाँ पांडे, समझ में आया दोनों से फार्मूले से, एग्जाम्पल से? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ कुछ और डिफिनेशन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग dissolution of 1 mole salt in excess of solvent. ठीक है, एग्जाम्पल KCl solid plus aqua. This is KCl aqua. This will form KCl aqua. ठीक है, तो यहाँ पर tell us nothing but heat of solution of KCl solid. नेक्स्ट, इसमें कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर देता हूँ मैं। हाँ हाइड्रेशन ही बोल सकते हो, ठीक नहीं, हाँ वाटर है तो हाइड्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ सॉल्यूशन में, उसको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ नहीं होगा, हाइड्रेशन मतलब एक्चुअल वाटर ही होता है, ठीक है। तो जैसे मतलब इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है, फॉर द एनहाइड्रस form of salt which can form their hydrate. Example FeSO4, ZnSO4, KCl2, LiCl etc. ठीक है, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट इक्वा डेल एच लेस देन 0, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका डेल एच इज एंडोथर्मिक फॉर द hydrated form of salt, ठीक है। कॉपर सल्फेट 5:2 हाइड्रेटेड है, अब इसको कॉपर सल्फेट इक्वा बनाने में डेल क्या होगा, ग्रेटर देन। थर्ड, डेल एच सॉल्यूशन इज endothermic for the salt which do not form their hydrates. This example NaCl, NaNO3, KCl etc. उसको याद रखोगे, ठीक है। अब आते हैं इसी में, बोलो। CO4
POP। हाँ हाँ। ठीक है। उसको ऐसे समझ सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजन बताने दो, उसी में समझाता हूँ मैं। ठीक है, कि उसमें वाटर है ना डायरेक्ट, तो यहाँ से तुमको हीट ऑफ हाइड्रोजन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, डेल एच चेंज व्हेन 1 mole of salt is dissolved in a given amount of solvent. For example, KCl solid plus 20H2O gives KCl 20H2O. So number 1, KCl solid 100H2O, the KCl 100H2O give to the del H2X del H2Y। ठीक है, अब यहीं से तुमको हीट ऑफ हाइड्रोजन आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और बताता हूँ, हीट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिवर्सिंग द इक्वेशन 1 एंड एडिंग इन 2, एडिंग इन 2। जो ऊपर वाला 1 2 था उसके एक को रिवर्स करके 2 में ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा KCl 20H2O प्लस 80H2O गिव्स KCl 100H2O। तो यहाँ पर डेल एच कितना हो जाएगा आपका y माइनस एक्स। तो इंथैल्पी चेंज when the concentration of salt changes from one to another on the basis of dilution। ठीक है, तो हो जाएगा आपका डेल एच वाई माइनस एक्स इज द हीट ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी चेंज। ठीक है, ड्यूरिंग द formation of hydrated salt, formation of hydrated form of salt। ठीक है, from its anhydrous form, it is always exothermic। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल
copper sulfate as plus 5H2O gives copper sulfate 5H2O। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा डेलेज, ये हो जाएगा आपका हीट ऑफ, जो डेलेज होगा जो रिएक्शन का हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4 सॉलिड। तो यहाँ पर देखो हीट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, हीट ऑफ डाइल्यूशन हो गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, हाइड्रेशन का मतलब हमेशा वाटर रहेगा, ठीक है। और डाइल्यूट का मतलब बहुत ज्यादा उसके अमाउंट में जो वाटर ऐड करोगे करते जाओगे। बट हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है आपका, हर एक कंपाउंड का कैपेसिटी होता है आप वाटर वाटर मॉलिक्यूल को एक्यूमुलेट करने का, ठीक है। तो उतनी ही एक्यूमुलेट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। और हीट ऑफ हाइड्रेशन का उसको जितना ज्यादा वाटर ऐड करो, डाइल्यूट करते जाओ उस हिसाब से, ठीक है। तो एक झोला बैग में लेके आते हैं चूने को, ठीक है, और उसके बाद उसको वाटर में से डालते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बुलबुला टाइप का निकलता है, बुलबुल बुल करके, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलता है। तो ये हीट कहाँ से निकल रहा है, ये तो हम लोग उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, बस चूने को किस में डाल दिए, पानी में डाल दिए। तो ये जो हीट निकलता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जैसे ये हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है वाटर मोलिक्यूल को चारों तरफ एक्यूमुलेट होता है। तो जैसे ही मैंने एक बार और बताया था हीट ऑफ हाइड्रेशन, और एक तो होता है आपका क्या बोलते हैं हीट ऑफ, अरे जिसमें ये होता है आपका क्या बोलते हैं क्रिस्टल जो होता है NaCl वाला, क्या था आपका, हीट ऑफ हाइड्र, नहीं नहीं, हीट ऑफ सब नहीं, याद नहीं और हीट ऑफ हाइड्रेशन उससे ज्यादा होना चाहिए इसको डिजोल्व होने के लिए, ठीक है। तो वाटर एक्यूमुलेट, हाँ हीट ऑफ, हाँ सॉरी हीट ऑफ, हाँ हीट ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो वाटर मोलिक्यूल जब भी एक्यूमुलेट होगा चारों तरफ, हमेशा हीट इवॉल्व होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज इज नेगेटिव, और उसका रिवर्स प्रोसेस करोगे तो ऑब्वियसली बात उल्टा होगा। तो जो भी साल्ट यहाँ डिजोल्व होता है वाटर में, चीजें मान लो खत क्रिस्टल, तो उस तब डिजोल्व होगा जब उसका लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगा, या हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा, तब वो जाकर डिजोल्व होगा। दैट मीन हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज इवॉल्व हीट, हीट इवॉल्व होगा तब वहां से एनर्जी रिलीज होगा। और उसको सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो घर में, एक चूना में पानी पानी में डालकर बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में हीट निकलता है, तो वहां से बुलबुला निकलने लगता है, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग नीचे से गर्म कर रहे हैं। हाँ, तो दिस इज द अमाउंट हीट, इसमें क्या होता है ये होता है। और कोई डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो सब में एक एक मोल था, सिर्फ इसी में क्या होता है इक्विवेलेंट आता है। डिफिनेशन में हमेशा ध्यान रखो कि हीट ऑफ रिएक्शन ही हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन, सब वही होता है, हीट ऑफ रिएक्शन ही होता है। बट चेंज कहाँ होगा, एक मोल, कभी ऑक्सीजन है कभी हाइड्रोजन है, तो वहां क्या देखोगे एक मोल है कि नहीं। तो जो जो डिफिनेशन में जहां जहां एक मोल है, एक एक मोल वहां करते जाओगे तो एक पार्टिकुलर डिफाइन होगा, पार्टिकुलर टर्म डिफाइन होगा। अदरवाइज ऑल ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शन, जस्ट लाइक यहाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, enthalpy change during neutralization, ठीक है, ऑफ 1 ग्राम equivalent of acid with 1 ग्राम equivalent of base in dilute solution।
ठीक है, कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंट क्यों बोला है, मैंने हम लोग डिफिनेशन में इक्विवेलेंट क्यों यूज करते हैं? मेरे हिसाब से क्या होता है, हमेशा वन इक्विवेलेंट एसिड completely react with one equivalent of बेस। ठीक है, तो जो कंप्लीट रिएक्शन होता है न्यूट्रल बनने के लिए वन इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट विद वन। जैसे मान लो HCl NOH, तो ये वन इक्विवेलेंट, ये वन इक्विवेलेंट, तो दोनों कंप्लीट रिएक्ट करके क्या बन जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर वन इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे अब देखो मान लो जो फार्मूला यूज करते थे N1 B1 इक्वल टू N2 B2, ठीक है, आपका नंबर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में एक डाटा है, उसके लिए कितना होता है 55 समथिंग कुछ होता है जो वैल्यू। ठीक है, और बाकी के लिए क्या होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ऊपर भी नहीं है, बाकी के लिए क्या होता है उसमें से कम होता है। वैल्यू याद है किसी को? 13 पॉइंट, और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन always equal to -13.7 किलो कैलोरी। इसी को जूल में कन्वर्ट करने से 53 समथिंग कुछ आते हैं। ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट और एक इक्विवेलेंट बेस जब भी रिएक्ट करेगा कितना करेगा, 4 वीक एसिड और वीक बेस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज लेस देन 13.7 किलो कैलोरी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है सबसे ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा, और बाकी में क्या है कि हीट इवॉल्व क्या होगा, कम होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको आप लोग याद रखोगे। तो इसी डिफिनेशन में क्या है जो दूसरी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे डिफिनेशन, जितने डिफिनेशन थे सारे हो गए। तो सब में कहाँ एक मोल, कहाँ कहाँ एक मोल है उसको ध्यान रखोगे। तो आपको हीट ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा, तो वहां से आपको कन्वर्ट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ एक नेक्स्ट आते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, इंथैल्पी निकालते हैं, इंथैल्पी से निकालते हैं कंबसन में। ठीक है, जैसे डायग्राम बनाता हूँ, O2 गैस मान लो W लिए,
और इसका मोल कितना हो गया? तो इसमें हीट इवॉल्व कितना होगा? ये हो जाएगा आपको एम एस डेल टी सी डेल टी, ठीक है। एंड हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है। इज द हीट ऑफ कंबसन। ठीक, क्या हो गया आपका? हीट ऑफ कंबसन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो, जैसा एम एस डेल टी प्लस सी डेल टी इक्वल टू माइनस एम डब्ल्यू डेल टी, कॉमन ले लो, एम एस प्लस सी, ये हो गया। इसको सी डैश, इसको सी, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको मैं बोलूँगा हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, क्योंकि यहाँ कंटेनर भी क्या करेगा, कुछ हीट गेन करेगा, उसका हीट कैपेसिटी दिया जाएगा। तो एक एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट का, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हीट ऑफ कंबसन। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग सी डैश बोल सकते हैं। तो हीट ऑफ कंबसन इक्वल टू माइनस एम डब्ल्यू डेल टी इंटू सी नॉट, वेयर सी नॉट, ये क्या हो गया? सी डैश प्लस सी, एंड सी नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। देखो होता है क्या है, जैसे O2 में हम लोग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे O2 में हम लोग रिएक्ट करेंगे कोई भी कंपाउंड को, तो हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है। अब उस हीट का अमाउंट निकालना है, हीट ऑफ कंबसन मतलब हीट का अमाउंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? वाटर और कंटेनर दोनों का हीट कैपेसिटी ले लिए हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ रिएक्शन में इवॉल्व होगा, उस सारा को हम लोग क्या मान लिए? बाय कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री, कंटेनर कुछ गेन कर रहा है, कुछ लिक्विड गेन कर रहा है। तो लिक्विड का क्या होगा? एम के टर्म में होगा, कंटेनर के टर्म में भी एम के टर्म में होगा। तो एम एच अपने को मालूम है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और सी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ आपका कंटेनर। तो जितना हीट इवॉल्व होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस इज द हीट इवॉल्व एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट गेन। लिख सकते हो हीट गेन एंड दिस इज द हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन। तो ऐसा करके कैलोरीमेट्री है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं हीट ऑफ कंबसन निकालने के लिए। बाकी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी क्वेश्चन आएगा तो इससे एक क्वेश्चन देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? देखिए इससे क्वेश्चन देता हूँ। when gram of fructose is 6H12O6 solid is burned in oxygen in a bomb calorimetry, the
temperature of the calorimeter water increase by 1.5 Celsius if the heat capacity of the calorimeter and its content is 10 kilojoule per degree Celsius. Calculate the enthalpy of combustion of fructose at 298 डिग्री केल्विन। तो ये करना है। तो क्वेश्चन ये हो गया जिसमें फ्रुक्टोज दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H12O6। तो जब इसे कंबेशन करेंगे O2 के साथ, ये बना देगा CO2, बना देगा H2O, और क्या होगा यहाँ पर हीट इवॉल्व होगा, मान लो X। तो ये क्या हो जाएगा, जो हीट इवॉल्व होगा, जब यहाँ 1 मोल ले लेंगे तो हीट क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग किसमें करते हैं, यूज करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब यहाँ पर अगर रिएक्शन का डाटा दिया हो तो रिएक्शन से निकाल लेंगे, और यहाँ का रिएक्शन का डाटा नहीं देके किसका डाटा दे दिया आपको, कैलोरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट का डाटा दे दिया है। तो यहाँ पर कैलोरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट का डाटा क्या होगा, ये यहाँ पर कैलोरीमीटर हो गया। इसमें क्या ले लिया हम लोग, फ्रुक्टोज कितना लिए, 1 ग्राम, ठीक है। और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 180, ठीक है। और बाकी तो हीट कैपेसिटी सिस्टम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वहां पर टेम्परेचर हो तो कैलोरीमीटर टेम्परेचर चेंज कितना होगा, डेल्टी 15.6 डिग्री सेल्सियस इफ द हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर इट्स कंटेंट इज। देखो यहाँ पर दोनों का दे दिया है, दोनों का एक साथ दे दिया पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पर दिया हुआ है हीट कैपेसिटी, साथ में यूनिट को देखोगे 10 किलो जूल पर डिग्री सी, यानी कि इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, किलो जूल, ठीक है। तब क्या मिल जाएगा आपको, किलो जूल। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, नथिंग बट -180/1 इंटू सी कितना दिया है 10 इंटू डेल्टा कितना दिया है 1.56, इट विल कम -2808 किलो जूल पर मोल। तो आसान क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी में भी है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हीट कैपेसिटी सिस्टम नहीं दिया होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया होगा या वाटर का मास दिया होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है 1 होता है, तो मास दिया होगा तो वहां से हीट कैपेसिटी निकाल लोगे, ठीक है। सिस्टम का तो दिया ही होगा, कंटेनर जो है उसका हीट कैपेसिटी दिया होगा, तो वाटर वाला का जो टर्म में रहेगा आपका मास भी दे सकता है या तो डायरेक्टली हीट कैपेसिटी भी दे सकता है। तो वहां से आप पूरे सिस्टम का निकाल सकते हो, जो अभी बताया हमने। और ये सब चीज आप कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल में भी पढ़ चुके हो। तो जब 1 मोल हो गया तो दिस मिलता है हीट ऑफ कंबशन। कोई डाउट है? हाँ वही लॉजिक है, हाँ वही लॉजिक लगाया है। यहाँ पर क्या है आपका, तो हीट कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री एक प्रिंसिपल होता है। तो कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं जिसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जितना हीट लूज होता है वो पूरा हीट गेन कर लेते हैं। ये आइडियल एज्यूम है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस O2, वो जितना हीट इवॉल्व होगा वो हीट को कैसे पता लगाओगे,
हम लोग पता लगाएंगे जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वहाँ कंटेनर में मीडियम है, वो क्या करेगा, सारा हीट को हम लोग मान लिया है एब्जॉर्ब कर लिया है। दस मीन हीट लॉस ड्यू टू रिएक्शन या इवॉल्व दैट इज इक्वल टू हीट गेन बाय कंटेनर एंड मीडियम। दैट इज द कंटेनर क्या है, सॉलिड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, तो एम एस डेल टी, और कंटेनर सॉलिड पार्ट है, हीट कैपेसिटी इंटू डेल टी। तो दिस इज द हीट गेन एंड दिस इज द हीट लॉस। और जितना हीट इवॉल्व हुआ सारा हीट गेन हुआ, तो दैट इज द हीट ऑफ कंबशन। ठीक है। और पर मोल था, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, पर मोल होता है ना डिफिनेशन। एक मोल कंपाउंड को बर्न करने में कितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, तो इसलिए डिवाइड कर दिया हम लोग टोटल मोल से, क्योंकि मास और मास का इसका ये है। यहाँ पर ध्यान रखो कि एक मोल, ये क्या नंबर ऑफ मोल्स, इतना मोल्स कितना हीट गेन करता है, तो एक मोल कितना हीट गेन करेगा अपॉन, दैट मीन वन मोल कंपाउंड in one whatever amount of heat evolved by one mole, it is nothing but heat of combustion। तो टोटल मोल निकल गया, इतना हीट इवॉल्व कर रहा है, एक मोल कितना करेगा, डिवाइड कर दो, और ये जो हीट आएगा दैट इज द हीट ऑफ कंबशन। तो किसी चीज में कंफ्यूज होना जरूरत नहीं है, सब एक दूसरे के टर्म से रिलेटेड है। दिस इज ऑल्सो हीट ऑफ कंबशन, दिस इज ऑल्सो हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। कोई डाउट है और शुक्ला? और कल क्वेश्चन कराऊंगा इससे, ठीक है। उसके बाद